नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज का कार्यक्रम। तो गजा पर अमेरिकी कंट्रोल, इस तरह की बातें कर रहे हैं ट्रंप, और ट्रंप काफी गंभीर दिख रहे हैं। और इसमें यह कहा जा रहा है कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका कहीं ना कहीं एथनिक क्लिंजिंग की बात या फिर जो गजा पट्टी पर है उस पर अपना कंट्रोल करने के इरादे दर्शा रहा है। कुछ सवाल हैं, पहले हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने इन सवालों को रखें, उसके बाद इसको समझने की कोशिश अपने एक्सपर्ट्स के जरिए शुरू करें। तो एक नज़र आप अपने टीवी स्क्रीन पर दीजिए कि अमेरिका गजा पर कब्जा क्यों करना चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या हैं कि वो लाखों और करोड़ों यूएस डॉलर खर्च करके गजा पर कंस्ट्रक्शन करने की बात कर रहा है। और इसके सेंटर में क्या है, इजराइल और अमेरिका के जो ये इरादे हैं, इसे लेकर मुस्लिम देशों की जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है। हालांकि ये लग रहा है कि किसी को भी ये आइडिया जो है रास नहीं आ रहा है, खास करके इसकी आवाज़ जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से भी निकल कर आ रही है। सऊदी अरब अमेरिका को झटका दे सकता है, क्या वो इस पोजीशन में है, इस स्थिति में है? क्या ब्रिक्स देश ट्रंप की मनमानी पर लगाम लगा सकते हैं? ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति क्या इसके आड़े नहीं आएगी? फिलिस्तीनी नागरिकों का जो होमलैंड राइट है, मातृभूमि अधिकार है, ये संरक्षित कैसे होगी? क्योंकि कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है सबसे बड़ा वॉर क्राइम भी करने जा रहे हैं, इस तरह का इरादा वो जता रहे हैं। तो जो फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकार हैं उसकी बात कौन कर रहा है, उसके संरक्षण की जो है ये चुनौती खड़ी हो गई। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ चुका है, ये स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और उत्कर्ष सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में राजन कोचर सर आपसे करना चाहूंगी, क्या ये वाकई ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है ये एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम जैसा स्टेटमेंट नहीं है कि वो चाहते हैं कि गजा पट्टी से ही निकाल दिया जाए फिलिस्तीनी नागरिकों को? देखिए नेहा जी, ये कोई वॉर क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि आपने एक अभी फिलहाल तो एक आपने प्रपोजल सामने रखा है जी। और ये प्रपोजल रखने का आपको मकसद या एम जो है डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, वो एक्चुअली आपको डीपली समझना पड़े और फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी के दायरे में आता है जी। और तीसरा है कि रीलोकेशन के बाद क्या आप पैलेस्टीनियंस को वापस वहां पे रिहैबिलिटेट आपका प्लान है या नहीं है। जी। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि गजा जो है जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो इकोनॉमिकली गजा की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए फिर हमको समझ आ जाएगा कि ट्रंप इसमें इंटरेस्टेड क्यों है। जी। अब गजा का जो लोकेशन है वो कोई इतना बड़ा स्ट्रिप नहीं है, 350 स्क्वायर किलोमीटर ही है खाली, पर उसकी जो ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में जुड़ता है वहां से उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आ जाती है। क्योंकि ये अगर आप यहां पे अपने नेवल बेसिस अपना बनाएंगे या अपना इस एरिया को डोमिनेट करेंगे तो आप ट्रेड रूट्स को डोमिनेट कर सकते हैं। और अगर आपने इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन कॉरिडोर की बात सुनी होगी जो आपके G20 में अनाउंस हुआ था, अब सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है ट्रम्प की डिसीजन में ईरान को डोमिनेट करने, क्योंकि ईरान को आप अगर कैसे डोमिनेट करेंगे, बिकॉज यहां पे आपको फुटहोल्ड लेने की जरूरत पड़ेगा जी। और आने वाले वक्त में ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल है अमेरिका के लिए। मिडिल ईस्ट को अगर आप शांत करना चाहते हैं तो ईरान को आपको
जो फैक्टर है, ईरान का फैक्टर है, वो जी। आपको रिमूव करना पड़ेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप का, ये ईरान से डायरेक्टली रिलेटेड हम्म। है। दूसरे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आज अरब देश है इस रीजन में, ये यूनाइटेड नहीं है। हम्म। तो इसका फायदा आज ट्रंप उठा रहे। आप देखिए, अगर आप एक इसराइल का अगर आप मैप देखेंगे, सीरिया में जो आज सिचुएशन है, उसमें ईरान की डोमिनेंस खत्म हो चुकी है। हम्म। लेबनान में आप देखिए, ईरान की डोमिनेशन खत्म हो चुकी है। हम्म। जॉर्डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ईरान को, वो जो कोई इतने अच्छे अपने रिलेशंस अपना रखता नहीं है ईरान के साथ। हम्म। और इजिप्ट, तो कौन सी एक रीजन आपका बच जाता है हम्म। जहां पे आप समझ सकते हैं कि ईरान इंटरफेयर कर सकता है, वो है गजा। जी। और अगर इजराइल को ये प्रपोजल क्यों पसंद आया, हम्म। क्योंकि इजराइल ये अगर पीस चाहता है इस एरिया में, या अपनी डोमिनेशन अपना चाहता है, ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट है, हम्म। ये अगर उसको वो आगे अपना बढ़ाना अपना चाहता है, जैसे कि सीरिया में इजराइल ऑलरेडी 70 to 80 किलोमीटर अंदर ऑलरेडी जा घुस चुका चुका है। है, और जी। अब वो वहां से वापस नहीं आने वाला। हम्म। तो एंड लास्टली द इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम्म। यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस के आपके रिजर्व्स हैं। एक अंकटैड की रिपोर्ट है 2019 की, हम्म। जिसने साफ बताया है कि 1.7 बिलियन ऑयल बैरल्स यहां पे अवेलेबल है, जो अनटैप्ड है आज की डेट में। हम्म। जी। 83,000 किलोमीटर्स आपका मेडिटेरेनियन सी का एरिया है, जो इस पूरे एरिया को आप इसको कब्जा अपना कर सकते हैं अगर आपको गजा में कंट्रोल मिलता है। हम्म। और आप लेबनान को भी डोमिनेट कर पाएंगे। साइप्रस ऑलरेडी आपके ये बेसिस आपके ऑलरेडी साइप्रस में है। तो जी। ये पूरा एरिया इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिकली भी हम्म। आपको बहुत ही फायदा आपको देगा। और ट्रम्प कोई एक्शन नहीं लेता है जब तक उसको इकोनॉमिक फायदा नहीं होता है वहां से। हम्म। तो जियो स्ट्रेटेजिकली गजा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, और वहां पे अपने बेसिस बनाने के लिए, और अपनी जो अमेरिकन कंपनीज को एक्सप्लोरेशन के लिए वहां पे भेजने के लिए। आपके इंफॉर्मेशन के लिए, हाइफा में हम्म। जो 70% जो हाइफा पोर्ट है, वो अदानी के कंट्रोल में आज की डेट। जी। वहां पे 3 अमेरिकन कंपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही है। हम्म। और वहां की जो फाइंडिंग्स उनको मिल रही है, उनको वहां पे काफी ऑयल रिजर्व्स और गैस रिजर्व्स उनको मिल रहे हैं। बिकॉज आने वाला वक्त पे जो एनर्जी को कंट्रोल करेगा, हम्म। ही विल रूल द वर्ल्ड। सो ट्रम्प इज थिंकिंग 20 years ahead, जी। बिकॉज 20 साल के बाद ऑयल और एनर्जी की अहमियत और भी आपकी बढ़ेगी। और इसीलिए ईरान को अगर आपने नीचे लेके जाना है, तो हम्म। आपको ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। ईरान विल बिकम इररेलेवेंट, बिकॉज ईरान का जो ऑयल है वो आप बिकने ही नहीं देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, क्योंकि आपके पास इतना ऑयल अवेलेबल होगा कि आप पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकेंगे। सो दैट इज द लार्जर जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर। और इसलिए ट्रम्प इस आइडिया को इसका छोड़ने मतलब वाला नहीं। अगर ये हम सारे वजहें सोच ले कि हैं। उसको छोड़ देगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, यानी कि ये सारी वजहें हैं और बड़ी बड़ी वजहें हैं, कारण है, जिसकी वजह से जो ट्रम्प कह रहे हैं उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, काफ़ी सीरियसली लिया जाना चाहिए। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकूंगी और उसके बाद समझूंगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ देशों को, अलग अलग देशों को इस पर आपत्ति है, बल्कि अमेरिका के भीतर भी इस पर आपत्ति उठ रही है कि जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रम्प की, इस पॉलिसी के तहत जो मिलिट्री एड है उसको कम से कम करने की बात डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने चुनावी कैंपेन में भी कही थी। और अब जब यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने की बात हो रही है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो क्या इसके लिए सहमति बना पाएंगे? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, उनसे समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद।
तो ट्रंप के इरादे कितने खतरनाक, और इसी को समझने की कोशिश आइए आगे बढ़ाते हैं। उत्कर्ष सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उत्कर्ष सर, आपने लगातार देखा होगा, आपने ट्रंप की कैंपेनिंग भी देखी होगी। वो चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्थिक स्थिति और मजबूत हो, लोगों को जो है ज़्यादा बेहतर जीवन यापन करने के जो है अवसर मिल सके। वो यूएस में भी नौकरियों में भी कटौती कर रहे हैं और तमाम वो खर्चे जो है कम करने की बात कर रहे हैं। डॉज इसी काम में लगा हुआ है। ऐसे में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि क्या ट्रंप गजा में कंस्ट्रक्शन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएंगे? नेहा, इस बात को अभी मेजर जनरल साहब ने बहुत अच्छा उसका इंपॉर्टेंस बताया कि क्यों करना है क्यों उसको। करना है जी। लेकिन अभी आज दो स्टेटमेंट आए यूएस अथॉरिटीज की तरफ से, जिनका ये कहना था कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो अभी ऑफिशियली डिस्कस नहीं की गई है। तो खैर, ये तो ट्रंप की स्टाइल है। आप याद कीजिए, जब पिछली बार ट्रंप सत्ता में थे तो उन्होंने कहा था कि हम नॉर्थ कोरिया में होटल बनाएंगे। वो एक स्टाइल है उनकी, और वो स्टाइल आजकल ये दिखने में आ रही कि देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कितनी इंपॉर्टेंस जगह है, वहां पे रिसोर्सेज हैं। जो ज्यादा बड़ा सवाल है वो ये सवाल है कि जो एक पूरे वर्ल्ड ने एक एग्रीमेंट किया था जिन बुनियादी चीजों को लेकर के, और जो तरीके थे, अपने अपने इंटरेस्ट तो हर कंट्री सर्व करता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन किस तरीके से करता है जी। डोनाल्ड ट्रंप वो सारी सीमाएं तोड़ के बात करते हैं। जैसे उनके स्टेटमेंट्स को आप देखिए ना, एक तो जब वो कैंपेन में थे, अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में थे, तो उस वक्त वो इजराइल को सपोर्ट देने के लिए बाइडेन की आलोचना कर रहे होते थे, और जिसका नतीजा निकला था कि जो अमेरिका में रहने वाले अरबिक एथनिसिटी के लोग जो थे, वो ये उनका वोट ट्रंप को मिला क्योंकि वो इजराइल वोट कर रहे थे। अब वो सीधे सीधे ऐसा फ्लिप किया उन्होंने कि वो पूरी की पूरी जमीन ही और वो पूरी अथॉरिटी ही निकालने की बात है। और उसका आड़ कहां से? गजा जो है वो 1967 के पहले इजिप्ट के कंट्रोल में था जी। 1967 के बाद वो आया और उसके वो फ्री हुआ, और उसके बाद फिर उसको लेके इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में संघर्ष जो चला, तो अभी भी वो डिस्प्यूटेड लैंड है। अब डिस्प्यूटेड लैंड को आप सीधे ये कहें कि मैं कैप्चर करूंगा, और पहले कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकन आर्मी जाएगी, फिर अब कहते हैं कि अब वो क्या कहते हैं, नेतन्याहू जब मिलने गए तो उसके बाद नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया कि अमेरिकन आर्मी की जरूरत नहीं है, ये काम तो इजराइल की सेना कर लेगी, हम अमेरिका को ट्रबल नहीं देना चाहते हैं। और वो अब ट्रंप भी कह रहे हैं कि ये इजराइल की आर्मी करेगी, हम अपना कोई सैनिक नहीं भेजेंगे। तो कुल मिला के ये कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि वो ठीक है, पीस ऑफ लैंड जो है वो इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अब उसको हम बाय हुक और क्रुक लेंगे। हम बाकी डिप्लोमेटिक तरीके या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो नॉर्म्स हैं वो हम नहीं मानते, हमको उसको नहीं करना। ऐसे में ये जो उन्होंने कहा है कि बाय हुक और बाय क्रुक, यानी किसी भी तरीके से हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे, तो वो जो डर है वहाँ के लोगों को कि क्या वाकई उनको फिर से एथनिक क्लिनजिंग की जो बात हो रही है, जनसंहार की जो बात हो रही है, जिसके आरोप जो बाइडेन प्रशासन पर लगाकर ट्रंप ने जो है मुस्लिम सपोर्टर्स जो थे या फिर उन लोगों का वोट हासिल किया, अब ये उसी दिशा में आगे बढ़े, और ये बहुत ही खतरनाक और गंभीर है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट और याद कीजिए। आज सुबह वो स्टेटमेंट फ्लैश हुआ, वो कहीं एयरफोर्स 1 के भीतर से रिकॉर्डेड था। उसमें वो कह रहे हैं कि गाजियंस वुड डोंट हैव राइट टू गो गाजा बैक। मतलब गाजा के रहने वाले लोग जो लौट रहे हैं, जो लाखों लोग जो लौट रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको जाना नहीं चाहिए, इनको अधिकार नहीं है जाने का। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? उससे पहले उन्होंने इस मसले पे क्या कहा था? देखिए, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं लेकिन उनके साउंड बहुत है। वो उनसे ये पूछा गया था कि आखिर जब ये रिकंस्ट्रक्ट करेंगे आप, तो इसमें क्या पैलेस्टाइन के लोग रहेंगे? तो बोले मे बी। तो ऐसा नहीं है कि आप वेलफेयर, मतलब एक जो तरीका होता था कि ठीक है, वार जोन जब बहुत खराब हालत में हो जाते थे तो उसको
पूरी दुनिया मिलकर सपोर्ट करके उसको बनाती थी रहने लायक और वहां के लोगों को देती थी। लेकिन अब वहां पर ये सारा कोई लिहाज है नहीं। अब इस बीच में एक दूसरी कहानी चली आई, जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपना स्टेटमेंट एटीट्यूड जो कि ये दिखाया, अभी रशिया ने उसको पकड़ लिया जी। उन्होंने कहा कहीं से एक खबर आ रही है, वो भी अभी जैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सीधे स्टेटमेंट्स के अलावा भी पीछे से भी खबरें आती, तो वो खबर ये है कि ट्रंप और पुतिन में एक अंडरस्टैंडिंग बनी है जिसमें यूक्रेन के कुछ एरियाज को पुतिन को देके और उसको सेटल कर लिया जाएगा। तो भैया पुतिन तो चाहते ही थे, वो 4 एरियाज जो थे यूक्रेन के जिनको लेके वो बढ़ाना चाहते, तो अब ये दोनों एक लाइन पे आ गए जी, इनको अपने लिए चाहिए, उनको अपने लिए चाहिए, तो अब अंडरस्टैंडिंग बनी। लेकिन अरब वर्ल्ड क्या करेगा और पैलेस्टीनियंस क्या करेंगे जी, ये हिस्ट्री बताती है। आज गजा प्लेन हो चुका है, खंडर हो चुका है, बावजूद उसके जो लोग लौट रहे हैं वो ये बताता है कि वो, और जो इजराइल पैलेस्टीन का वार का एक लंबा हिस्ट्री है, वो ये बताता है कि जो लोग हैं वो अपनी जगह इस हालत में भी नहीं छोड़ना चाहते जबकि कुछ नहीं बचा है। बिल्कुल, यही सवाल तो, यही है कि क्या फिलिस्तीनी नागरिकों ने आपसे मदद मांगी और वो अपनी जमीन क्यों छोड़ेंगे? इसके एक आध डायमेंशन होता है, जल्दी खत्म कर रहा हूं। अब इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि इजिप्ट और जॉर्डन को बसाना चाहिए, कोई नहीं चाहता। इजिप्ट ने तो मना कर दिया। जॉर्डन में याद कीजिए जब पैलेस्टीनियंस थे तो जॉर्डन डायरेक्ट कभी वार में नहीं गया, लेकिन उसने पीएलओ को अपने जगह पे अपने लैंड पे जगह दी थी और वहीं से यासिर अराफात तब तक ऑपरेट करते रहे जब तक वो समझौता नहीं हुआ जी। तो अब वो जब बात आई तो अब ट्रंप का स्टेटमेंट ये भी आया कि मोरक्को, सोमालीलैंड और इस तरह की जगहों पे हम बसा देंगे। अरे भाई, पूरी दुनिया को आपने, मतलब हर कंट्री को आप इस तरह से हैंडल कर रहे हैं। जब ठीक है, तुमको यहां नहीं, ये कपड़े का गट्ठर है, तुमको यहां से उठा के हम यहां रख दे रहे हैं, तुमको यहां से उठा के अपने घर में यहां रख दे रहे हैं। तो यानी कि अब ये अप्रोच पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, और जाहिर सी बात है कि जो मेजर जनरल साहब बोल रहे थे कि ये मेडिटेरियन का इलाका जो है वो कितना जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग है, और ईरान को और खास तौर पे जो बाकी अरब कंट्रीज हैं उनके लिए ट्रेड का एक मतलब वो प्रेशर बनता है, जो बैलेंस ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं वो प्रेशर बनता है। तो क्या ये अरब वर्ल्ड जिसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है वो इसको इतनी आसानी से सरेंडर करेगा? और अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? जो वेस्ट एशिया लंबे टाइम से, एक टाइम में अरब इजराइल वार इतना लंबा चला था, उसके बाद फिर शांति हुई, उसके बाद फिर अभी 1.5 साल 2 साल के करीब से हमास इजराइल वार चल रहा था। उस बीच में कभी लेबनान भी आया, कभी हुती भी आए जी। सीरिया में तख्ता पलट हो गया। ये क्या ये दुनिया का ये हिस्सा इतनी आसानी से सरेंडर कर रहा है जी। और अगर नहीं कर रहा है तो फिर कैसे इस इलाके में वो शांति बनेगी जिसका सपना डोनाल्ड ट्रंप खुद दिखा रहे हैं अपने इस प्लान के जरिए? बिल्कुल, बात तो अगर शांति की है तो शांति तो नहीं ही चाहते ट्रंप। बातें हैं जी जी। ये तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस इलाके पर कब्जे की बात कर रहे हैं अपने हितों को साधने के लिए, और कहीं ना कहीं इजराइल की बोली बोल रहे हैं। इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो वेस्ट बैंक से पॉलिटिशियन जो है वो कह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी इससे पहले कि मैं राजन कोचर सर से अगले सवाल को समझने की कोशिश आगे बढ़ाऊं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलते हैं मेजर जनरल राजन कोचर के पास। राजन सर, समझना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो भी स्ट्रैटेजी रही है पहले कार्यकाल में भी और अब इस कार्यकाल में, तो वो काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं। जब अरब देशों की बात आती है और ख़ास करके सऊदी अरब की बात आती है, तो सऊदी अरब अभी तक हिचक रहा था ब्रिक्स की सदस्यता लेने में, और क्या ये वो मौका ट्रंप सऊदी अरब को दे देंगे जिससे कि वो ब्रिक्स की तरफ से ज़्यादा प्रभावित हो, उधर खिसक जाए, और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है? देखिए नेहा जी, आई हैव गॉट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव बिकॉज मैंने डॉक्टर सिन्हा को भी सुना है। ट्रंप कोई स्टेटमेंट
बिना सोचे समझे नहीं करता। You have to understand he's the US president. He doesn't want to be an embarrassment by giving a statement. He has thought it over. और जो भी इनके क्लोज एडवाइजर्स थे उनकी स्टेटमेंट भी हमने सुनी है कि दिस इशू हैज बीन डिस्कस्ड। डिसीजन जो उसने इसका दिया है दैट वाज नॉट दैट वाज अ सरप्राइज टू देम, बट ये इशू डिस्कस हुआ है विद इन स्मॉल कोटरी जो उनकी एडवाइजर्स हैं जी। खास तौर पे आप देखिए मिडिल ईस्ट को आपको स्टडी करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाई ट्रम्प हैज एक्चुअली मेड दिस स्टेटमेंट, और फिर आपका सऊदी अरेबिया का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आंसर होता है। मिडिल ईस्ट में none of the Arab countries are fond of Palestinians. जॉर्डन पुराना एग्जाम्पल है, पैलेस्टीनियंस को अपना रेफ्यूजी कैंप्स इसको बनाया था, और बाद में उनको जॉर्डन ने ही निकाला वहां से बिकॉज वो वहां पे बगावत के ऊपर आ चुके थे और उनकी गवर्नमेंट को ही टॉपल करने के लिए अपनी साजिश बना रहे जी। इजिप्शियंस आल्सो डोंट लाइक द पैलेस्टीनियंस। ये दो आपके मेन नेबर्स हैं। सऊदी अरेबिया आल्सो फॉलोज अ सिमिलर लाइन, और आपको देखना पड़ेगा कि आज सऊदी अरेबिया अगर यमन से बचा हुआ है, और जो अरामको ऑयल फील्ड्स का आपने इसको सुना होगा कि यमन के इसको रेबल्स ने उस पे तहस नहस कर दिया था। आज अमेरिका का बेस है सऊदी अरेबिया में जी। पूरी प्रोटेक्शन जो सऊदी अरेबिया को चाहिए अपने रिसोर्सेज की वो अमेरिका देता है। कोई भी कंडीशन आपकी नहीं आएगी कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के फोल्ड से चला जाएगा, बल्कि अभी एक स्टेटमेंट आई है कि सऊदी अरेबिया इज विलिंग टू इन्वेस्ट $600 बिलियन इन अमेरिका। तो ये सोच जो आपकी ब्रिक्स की है, बिकॉज ब्रिक्स को ट्रंप ने धमकी दे दी है डी डॉलराइजेशन का जो प्रपोजल चाइना लेके आया था, रशिया लेके आया था, अभी वो शांत हो चुके हैं जी जी। और ट्रंप और इंडिया ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि हमने तो इस प्रपोजल को कभी एग्री ही नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं 100% टैरिफ लगा देगा ये जो भी अपना डी डॉलराइजेशन की बात करेगा। तो इसको मुझे जो इसको चीज जो सामने आ रही है, ट्रंप इसको नजर अंजाम कैसे देगा। फेज 1 में गजा में अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन के लिए कौन सामने आने के लिए आज की डेट में तैयार है? क्या कोई अरब देशों ने कोई अनाउंसमेंट करी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं गजा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए? नो। यूरोपियन यूनियन नो। UNRWA को बैन कर दिया है। तो इसको गजा में जो ये लोग जो 20-22 लाख लोग वहां पे जो रह रहे हैं, उनको खाना कहां से मिलेगा, उनकी सैनिटेशन कहां से होगी, उनको हॉस्पिटल्स कहां से मिलेंगे, और उनको रोजमर्रा के लिए नौकरी कहां से मिलेगी, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ये नहीं करेगा, कोई और देश नहीं है जो कर सकता है जी। You have to understand why Trump has made this statement, because without United States there is no future of Gaza. जी। इसीलिए ये मजबूर होंगे रिलोकेट करने के लिए, बिकॉज इजराइल एक कंडीशन लगा रखी है that we will not do reconstruction unless the people move out of here, क्योंकि जब रिकंस्ट्रक्शन होगा और गजा के पैलेस्टीनियंस अगर यहां पे होंगे तो हमास भी उनके बीच में होंगे जी। और बाहर से जो सामान आएगा रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्या आप उसको रोक सकेंगे कि उसमें एमुनिशन और ऐसी चीजें ना आए जिससे हमास दोबारा अपने आप को मजबूत कर सके? तो इसीलिए इजराइल नहीं चाहता हमास को वहां पे रहना। हमास को अलग वो कर नहीं सकता पैलेस्टीनियन से, और इसीलिए वहां पे पैलेस्टीनियंस का रीलोकेट होना निश्चित है। अब
सेकंड पार्ट होगा कि कहां जाएंगे जी। और वो बहुत अहम है समझना। ट्रंप विल एंश्योर, ही विल प्रेशराइज जॉर्डन एंड इजिप्ट, he will pressurize them to accept them, he will give them money, he will give them aid, he will give them everything. और जो उनको उसको वहां पे लेके आएगा, बिकॉज एक टाइम पे आपको याद होगा ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि मैं इनको वियतनाम इंडोनेशिया भेज दूंगा जी। बिकॉज इंडोनेशिया का एक स्टेटमेंट आया ट्रंप का, अगर आप देखेंगे, आपको गूगल आप इसको करेंगे, आपको मिलेगा कि शुरू में ट्रंप ने बोला था मैं इसको इंडोनेशिया में रिलोकेट करूंगा। अब वो सोमालिया की बात करते हैं, बाकी इसको देशों की बात करता है, बिकॉज यहाँ के लोग जब तक आप इनको रिकंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, रिहैबिलिटेट नहीं करोगे, ये यहाँ पे बस नहीं पाएंगे। और इनको कौन करने के लिए तैयार है? अगर इतना ही प्यार इन अरब नेशंस को है जो आज ट्रंप की स्टेटमेंट को कंडेम कर रहे हैं, आप इन इसको देशों को बोलो कि आप जिम्मेवारी लो इनकी। ये मैं अरब देशों का एक जो है एक सम्मेलन हो रहा है 27 फरवरी को, ये इजिप्ट के जो अल-सीसी हैं नेशन हेड, उन्होंने जानकारी दी है। तो क्या अरब देश सीरियस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इस बैठक को जो एक आपातकालीन बैठक अरब देशों की बुलाई गई है? देखिए, अभी मामला हो गया है मुस्लिम सॉलिडारिटी का। अभी आप पैलेस्टीनियंस को इसको बैकग्राउंड में ले जाइए जी। ये बेसिकली मुस्लिम इशू बन चुका है कि एक कौम को आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आप उसको उसकी जमीन से अलग कर दें जी। तो मुझे ये लगता है अल्टीमेटली इसको एक मिडिल पाथ आएगा इसमें, बिकॉज आपको पैलेस्टीनियंस को यहाँ पे वापस लाना पड़ेगा, और वो जो वापस आएंगे वो आप अपनी स्क्रीनिंग के साथ उनको वापस लाएंगे इन अ वे कि आप उसमें से हमास के एलिमेंट्स को दूर करें। वो एक टीडियस प्रोसेस है, आई डोंट नो ये कैसे अपना करेंगे, बट अल्टीमेटली वो पैलेस्टीनियंस को आपको रीलोकेट आपने कर दिया, वो एक टेम्पररी रीलोकेशन होगी, बिकॉज अल्टीमेटली इस एरिया का सोल्यूशन है 2 स्टेट्स जी। 2 स्टेट थ्योरी इज द अल्टीमेट। अगर आप इस एरिया में पीस चाहते हैं, बिकॉज अभी आप वेस्ट बैंक की बात नहीं कर रहे, बिकॉज वेस्ट बैंक में भी पैलेस्टीनियंस रहते हैं, बिल्कुल वहां पर भी प्रॉब्लम है। तो कल को तो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि इस जगह को भी खाली कर दो, फिर यहाँ से भी लोगों को कहीं और भेज दो, फिर तो हसरतें बढ़ती जाएंगी। पाएगा आप देखेंगे जी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट विल क्रिएट सिविल वॉर लाइक सिचुएशन, जैसे मैं रीड करता हूं, वो उसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप पैलेस्टीनियंस को गजा से मूव नहीं कर पाएंगे परमानेंटली, टेम्परेरीली हाँ आप इसको कर पाएंगे, और वहां पे जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन आप सेटअप अपना करना चाहते हैं जी, जो एक पैलेस्टीनियन आपकी एक जैसे अथॉरिटी है वहां पे, यहां पर भी आपको एक अथॉरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जो यूएस की तरफ इंक्लाइंड होंगे लोग, इजराइल से एक पीस की तरफ इंक्लाइंड होंगे। इस टाइप के लोगों को आप यहाँ पे अथॉरिटी बना के लेके आएंगे अल्टीमेटली, और यहाँ पे पैलेस्टीनियन रहेंगे, आप उनको अलग नहीं कर सकते इस जगह से। बिल्कुल, फिलिस्तीनियों को वहाँ पर जो है निकालना, वहाँ से निकालना इतना आसान नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद जब लौटेंगे तो उत्कर्ष सर से अगला सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि अगर फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात आती है तो 2 नेशंस थ्योरी जो है या फिर जो पॉलिसी है, उसके बिना अमेरिका क्या जो है कुछ यहाँ पर शांति या फिर प्रॉस्पेरिटी, जो बात कहीं ना कहीं ट्रंप के अगर इरादों की बात होती है तो प्रॉस्पेरिटी से, यानी कि वो इस इलाके को डेवलप करना चाहते हैं जो कि जमीदोज हो चुका है। अमेरिका के दिए हुए हथियारों के जरिए ही इजराइल ने ये सब काम किया है, तो अमेरिका वाकई में कितनी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर लाना चाहता है या फिर शांति लाना चाहता है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और दर्शकों को उत्कर्ष जी के पास लेकर चलना चाहते हैं। उत्कर्ष सर, कहीं ना कहीं मध्य पूर्व जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो बाइडेन के रास्ते पर ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बाइडेन की ही मदद से यहाँ पर लगातार 15 महीनों तक इजराइल ने जो है बमबारी की और इस पूरे इलाके को जमींदोज कर दिया है, और अब ट्रंप जो है इस पूरे इलाके को खाली करा के रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में मैं ये समझना चाहती हूँ कि
जो एक ट्रेड वॉर शुरू किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि अमेरिका पूरा ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा पूरा इंडिपेंडेंट है, उसका भी जो है पारस्परिक कहीं पे ट्रेड है, कहीं पे नुकसान है, कहीं पे फायदा है। जो एंटी यूएस ताकतें हैं, क्या मध्य पूर्व में ट्रंप के इरादों को सक्सेसफुल होने देंगी? अगर अरब देशों से हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, या फिर जो फिलिस्तीनी नागरिकों के संरक्षण की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हैं, क्या वो ताकतें खामोशी से मध्य पूर्व पर ट्रंप के कब्जे को देखती रहेंगी? अनम्यूट कर ले सर। ये जो पैलेस्टाइन और इजराइल का जो पूरा सवाल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइडन और ट्रंप का मामला है। आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से न्यू होमलैंड की बात आई और उसके बाद फिर सुपर पावर्स ने वो एक स्पेस दिया इजराइल जो बना जी, उसके बाद से यही दुनिया का यही हिस्सा है जो आज तक सेटल नहीं हो पाया जी। और दुनिया दोनों तरफ से जो भी पोल रहे हो, जब भी रहे हो, तो इजराइल को हमेशा यूएस का सपोर्ट मिलता ही रहा है जी। और यूएस के सपोर्ट से ही इजराइल चाहे जैसे भी जिस तरह से भी एक्सपेंशन अपना करता रहा, उसमें फिर वो एक सपोर्ट तो रहा, सीधा रहा, पीछे से रहा, आर्म का रहा, फाइनेंस का रहा, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी में भी ज्यूज का बड़ा रोल है जी। तो वो एक रिलेशन है जो बना हुआ है। दूसरी तरफ जो अरब वर्ल्ड है, या जो आप उसको अभी ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम फ्रेटर्निटी का सवाल है, तो वो अपनी जगह पे वो भी करता रहा। अब इस कंडीशन में ये बहुत कल्पना जो है वो बड़ी भयानक हो जा रही है कि अगर किसी तरह से वो देखिए डिलोकेशन जो होता है ना, डिसलोकेशन जो होता है, वो एक तो एंगर की वजह कोई बहुत विलिंगली तो नहीं होगा जी, और अगर नहीं होगा तो जहां भी वो भेजे जाएंगे वहां वो ऑर्गेनाइज करेंगे अपने आप को। टाइम लगेगा, वो अलग बात है ना। तो जैसे पहले जॉर्डन में जब किया था तो वहां पे किया, तो अब जब रीऑर्गेनाइज होगा तो उसके बाद से फिर वही गुरिल्ला वॉरफेयर, वही टेरर एक्टिविटीज और वही वो ठीक है, उसकी लोकेशंस बदलती रह सकती हैं, लेकिन वो तो होंगी जी। और जब वो होंगी तो वो फिर अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी के लिए भी एक इशू बनेंगी ही बनेंगी जी। तो अब ऐसे में कितने फ्रंट को सेटल करना है और वो कितनी तैयारी है यूएस की, क्योंकि ये तो तय बात है कि अरब वर्ल्ड इतनी आसानी से, वो ठीक है प्रेशराइजेशन की टैक्टिक्स रहती है, क्योंकि मध्य पूर्व में पैठ बनाने की लगातार चीन की भी कोशिश बनी रही। हमने देखा है कि चीन भी लगातार मध्य पूर्व में जो है अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है। हमने ईरान और सऊदी अरब के बीच जो पैक्ट हुआ था इसको भी देखा है। तो कहीं ना कहीं चीन क्या खामोश बैठेगा और चीन यूएस को, इजराइल को ये करने देगा जो इरादे ईरान के साथ मिलकर चीन अपने साधना चाहता है, और चीन जिस तरीके से सीधी सीधी जो है प्रतिद्वंदिता अमेरिका के साथ मोल ले रहा है, इस शक्ति को आप कैसे देख रहे हैं? जी नहीं, चीन निश्चित तौर पर बहुत साइलेंटली काम कर रहा है। अगर आप देखिए तो वो डायरेक्ट भले ही वेस्टर्न एशिया या मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस उस तरह से नहीं है उसकी, लेकिन अगर आप सराउंडिंग को देखिएगा तो अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना बहुत जबरदस्त तरीके से घुसा हुआ है जी जी, और वो एक बड़ा प्लेयर है। या बिल्कुल। और जब बात मुस्लिम सेंटिमेंट्स की आती है तो हम साउथ अफ्रीका या फिर जो अफ्रीकी नेशंस हैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। जी नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि ये जो मसला है, मैं मेजर साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि टू नेशन टू स्टेट थियरी के अलावा इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। लेकिन ये जो अभी जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से आए हैं सामने, वो तो उस टू नेशन थ्योरी को या टू स्टेट को बहुत दूर सरकाने की कोशिश है जी। वो इतनी आसानी से नहीं होगा। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन होगा, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएंगे। इजराइल डायरेक्ट, अब जब ये है कि इजरायली आर्मी उसके भीतर ही ये सपोर्ट करने मिलेगी, तो इसका मतलब ये कि बिल्कुल खुला समर्थन हो गया इजरायली आर्मी को। अभी तक जो ढका छुपा था या जो कभी कभी स्टेटमेंट्स आ रहे थे, तो अब तो वो मतलब सीधे एंट्री हो गई, अब आपके कंट्रोल में है। बाकी जो कैपिटल प्लेयर्स हैं, वो बिजनेस प्लेयर कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपना इंटरेस्ट रखेंगे। तो इन सारी चीजों के बाद
क्या एज ए नेशन पैलेस्टाइन को सिर्फ वेस्ट बैंक के उस एरिया तक महदूद किया जाएगा, या और वो क्या संभव आसानी से शांति से संभव होगा? जी, आप पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, ये माओ से तुंग ने बहुत पहले कहा था, लेकिन हमने देखा कि वो एक टाइम के बाद आपको दूसरी चीजों में जाना पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत पानी निकल चुका होता है और चीजें बदल रही होती हैं। तो क्या वो जो जेस्चरिंग पीरियड है या जो ट्रांजिशन फेज है, वो ट्रांजिशन फेज दुनिया के दूसरे हिस्से में शांति इंश्योर कर सकता है? जी, या कहीं ये फील्ड दूसरी जगह ट्रांसफर होगी और उसको लेके फिर आगे कोई प्लान होगा? क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि ये हाईली एम्बिशियस जो है प्रोजेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का लग रहा है। मैं बस खत्म कर रहा हूँ। CIA की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का आप नतीजा देखिए कि ट्रंप आगे स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इजराइल ने हमास को अटैक किया, अमेरिका ने ही सपोर्ट किया, तो फेसेस बदले हैं लेकिन पॉलिसी नहीं बदली है। जी, यानी ट्रंप बाइडेन की पॉलिसी पर ही आगे बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन जो इस बार ट्रंप के स्टेटमेंट से लग रहा है कि वो हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है उस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मेजर जनरल से थोड़ी सी एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। हमास ने सीज फायर के तहत जो बंधकों की रिहाई है उसको फिलहाल रोक 3 दिन पहले मेरे ख्याल से ये होना था 19 या 17 फरवरी को कि रोक दिया बंधकों की रिहाई से, क्योंकि वो कह रहा है कि इजराइल जो है युद्ध विराम के जो नियम है उसका बार बार उल्लंघन कर रहा है, गोलीबारी हो रही है। और उसके बाद शनिवार तक का समय जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि अगर आप बंधकों की रिहाई फौरन एक साथ नहीं करोगे तो हम जो है युद्ध विराम जो है, संघर्ष विराम है, ये खत्म कर देंगे। तो ये सीधे सीधे शुरुआत हो गई, इसको समझा जा सकता है इन डेवलपमेंट से, राजन सर? इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज देखिए, हम शुरू से एक्चुअली बोल रहे थे, जैसे ये ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था कि इसका सीज फायर के ऊपर इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। जी, दूसरा इम्पैक्ट है रफा क्रॉसिंग का। वो रफा क्रॉसिंग को इजराइल उसका कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता है, और ये एग्रीमेंट हुआ है कि इजराइल को वहां से विड्रॉ करना पड़े। जी, क्योंकि आप जानते हैं कि इजिप्ट के थ्रू जो स्मगलिंग हो रही थी, जो सामान आ रहा था, वो उसको कंट्रोल करने के लिए इजराइल ने उस क्रॉसिंग का कंट्रोल रखा है। तो इसीलिए संक्षेप में मैं ये बताऊंगा कि ये सीज फायर अभी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी, और बिकॉज काफी होस्टेजेस अभी बाकी भी हैं जी, और इजराइल का इसको एम ये इसको रहेगा कि हम अपने बाकी होस्टेजेस को छुड़ा लाए। बट अल्टीमेटली आप इसको देखिए, इजराइल को अभी होस्टेजेस का कोई इतना ज्यादा मुद्दा नहीं है इजराइल के लिए, बिकॉज एक तो अभी इसको नंबर में बहुत कम रह गए हैं जी, और दूसरा ये लड़ाई होस्टेजेस की लड़ाई से बड़ी इसको बड़ी हो चुकी है। बिल्कुल, और इसमें जो स्टेक्स भी बहुत बड़े हो चुके हैं। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये जो सीज फायर आपका बंद हो जाएगा इस कुछ दिनों में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया है। राजन कोचर सर आपका भी कि आपने वक्त दिया, उत्कर्ष सर आपका भी कि आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और अब दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूं कि आपका गजा को लेकर ट्रंप के जो प्लान्स है, इरादे हैं, उस पर क्या सोचना है, आपकी कोई ओपिनियन है तो हम तक ज़रूर लिख कर भेजिए कि क्या अमेरिका को वाकई में किसी भी देश के नागरिकों को वहाँ से बेदखल करके, बेशक उनकी मर्जी हो या फिर ना हो, उस जगह को रीबिल्ड करने की बात करनी चाहिए, और अमेरिका को इस बात का हक किसने दिया है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर।